तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है, हमें क्या करना है, इनसे इक्वेशन फॉर्मुलेट करना है। कैसे करेंगे, कोई एक वेरिएबल को x मानेंगे, फिर देखेंगे क्या रिलेशंस गिवन है, तो वहाँ से हमें इक्वेशंस मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे गिवन है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज़ 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। तो यहाँ पे देखो, एक लेंथ गिवन है, एक ब्रेड्थ गिवन है, दोनों में से बड़ा कौन सा है कि लिखा है लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ, यानी कि ये जो लेंथ है ये बड़ा क्वांटिटी है और ये ब्रेड्थ जो है छोटा क्वांटिटी है। तो आप एक चीज़ याद रखना, कभी भी एक छोटा क्वांटिटी गिवन हो और एक बड़ा क्वांटिटी गिवन हो तो छोटे क्वांटिटी को x मान लेना और ये बड़ा क्वांटिटी जो है इसी के टर्म्स में लिखना। क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसा, ताकि इक्वेशन सॉल्व करने में आसानी हो। क्योंकि अगर आप दो टर्म्स लेते हो, एक लेते हो मान लो हाफ गिवन है तो x है, दूसरा को 2x मान लो, या फिर अगर आपने इसको x मान लिया तो इसको x/2 मानना पड़ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप इक्वेशन आएगा तो ये इसमें x स्क्वायर डिवाइडेड का टर्म्स आएगा, जो कि हमें पसंद नहीं है। ये इसको सॉल्व करोगे तो सेम आंसर ही आएगा, लेकिन ये डिवाइड का टर्म्स जो आता है फ्रैक्शंस में, तो उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होता है। तो इजी सॉल्यूशंस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी छोटा क्वांटिटी है उसको मान लेते हैं x, फिर देखना इक्वेशन कितना बढ़िया बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। तो यहाँ पे ब्रेड्थ छोटा है तो मैंने मान लिया कि लेट ब्रेड्थ जो है ये हो जाएगा x, ठीक है। तो लेंथ कितना हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज लेंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेंथ गिवन है 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ, इसके 2 गुने से 1 ज़्यादा, यानी कि 2x + 1। अब इक्वेशन क्या गिवन है, गिवन है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। एरिया जो होता है रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया जो है ये होता है लेंथ यानी कि 2x + 1 इंटू ब्रेड्थ यानी कि x होता है क्या, एरिया। और एरिया क्या गिवन है, 528 मीटर स्क्वायर, तो यही गिवन है 528। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा 2x स्क्वायर + x इज इक्वल टू 528, दैट इम्प्लाइज 2x स्क्वायर + x - 528, ये हो जाएगा 0। और ये जो है ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही करना था ना, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर 2 आ गया, यानी कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं वो हम लोग एक बार सीख गए, तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा और उसके करेस्पॉन्डिंग 2x + 1 का वैल्यू मिल जाएगा। क्यों फाइंड कर रहे हैं ये दोनों, क्योंकि यही हमने लिया था कि ब्रेड्थ जो है x होगा और लेंथ जो है 2x + 1 होगा, तो हमें ये दोनों मिल जाएगा, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन में गिवन है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अब ये जो 2 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, अगर मैं छोटे वाले को x मानूंगा तो बड़ा वाला आएगा x + 1, और बड़े वाले को x माना तो छोटे वाला आएगा x - 1। कंजिक्यूटिव है ना, यानी कि दोनों में डिफरेंस कितना है, 1 है, तो ये x होगा तो दूसरा x + 1 होगा, और अगर ये x - 1 हुआ तो दूसरा वाला x होगा। लेकिन मानूंगा कौन सा, मैंने बोला छोटा वाले को हमेशा x मानना, ताकि इक्वेशंस में थोड़ा सा आसानी हो। तो मैं क्या करूँगा, लेट इंटीजर्स बी x, दूसरा क्या लेना है x + 1। अभी क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स इज 306। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है इसी को बोला है 306, यानी कि x × x + 1 ये हो जाएगा 306। अब यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर + x इज इक्वल टू 306, दैट इम्प्लाइज x स्क्वायर + x - 306 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये हमें मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो उसमें x का जो वैल्यू है एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा। अभी तो हमें पता नहीं है कैसे सॉल्व करना है, जब आ जाएगा तो उस टाइम पे सॉल्व करेंगे। x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। तो क्वेश्चन दोबारा से पढ़ना है, लिखा है 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो यहाँ से x का जो पॉजिटिव वैल्यू आएगा उसी को हम लोग सोल्यूशन की तरह मानेंगे कि x का वैल्यू ये होगा तो x + 1 वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में गिवन है कि रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मैंने क्या बोला, कुछ भी गिवन है आपको छोटा क्वांटिटी को x मान लेना है। रोहन की माँ जो है ये 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट रोहन्स एज कितना है x। तो
उसकी माँ की एज कितनी हो जाएगी, मदर्स एज 26 ईयर्स ओल्डर है ना, यानी कि x प्लस 26 हो जाएगी। अभी क्या बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 साल बाद दोनों की जो एज रहेगी उनको मल्टीप्लाई करोगे तो 360 आएगा। अभी के एज को मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं आएगा। तो 3 साल बाद रोहन की एज क्या हो जाएगी, रोहन्स एज आफ्टर 3 years कितना हो जाएगा, एक्स था अभी, 3 साल बाद हो जाएगा एक्स प्लस 3। तो रोहन्स मदर्स एज आफ्टर 3 years कितना हो जाएगा, अभी कितनी एज है, एक्स प्लस 26, 3 साल बाद कितना हो जाएगा, +3, यानी कि हो जाएगा एक्स प्लस 29। बोला है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ ऑन विल बी 360, मतलब 3 साल बाद दोनों की जो एज होगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 360। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 इंटू 3 कितना है 87, ये हो गया 360। तो यहाँ से आ जाएगा फाइनल एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x यानी कि 32x, और यहाँ पे 87 है, लेफ्ट साइड में आ जाएगा -360। तो ये हो जाएगा -273 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है हमें मिल गया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें हमने क्या करा कि रोहन का प्रेजेंट एज जो है उसको x मान लिया, तो उसके मदर की एज हो गई 26 ईयर्स ओल्डर है, तो यानी कि x प्लस 26। अब देखा हमने क्या बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, तो 3 साल बाद इसकी एज हो गई x प्लस 3, 3 साल बाद ये हो गई इसकी एज। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन बोला है 360 होगा, तो वही इक्वेशन हमने लिख दिया। उसके बाद उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा तो फाइनली हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा प्रेजेंट एज, और सॉल्व करेंगे अगर एज जो है x का जो वैल्यू है अगर पॉजिटिव नेगेटिव आता है तो उसमें से कौन सा लेना है, पॉजिटिव लेना है, क्योंकि एज जो है हमेशा प्लस में ही आता है। तो इसीलिए आपको x का वैल्यू पॉजिटिव लेना है और उसके करेस्पॉन्डिंग उसके मदर्स का एज निकालना है कि x प्लस 26। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में गिवन है कि ए ट्रेन ट्रैवल्स ए डिस्टेंस ऑफ दिस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 8 km/h less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. एंड में जाके पूछा है स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या होगा, तो मैंने स्पीड को s मान लिया। अब दोबारा से देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। ठीक है, तो टोटल एक फिक्स डिस्टेंस है, कितना है 480 किलोमीटर का। अब बोला है कि ए स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, मान लो ये स्पीड से जा रहा है और मान लो कि टाइम लग रहा है t। अब बोल रहा है स्पीड अगर 8 किलोमीटर लेस होता यानी कि s के जगह s-8 होता तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। स्पीड अगर कम हुई तो टाइम तो ज़्यादा ही लगेगा, तो टाइम जो है टाइम बढ़ जाता और हो जाता t+3 टू कवर द सेम डिस्टेंस। हमें अभी s फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले केस में देखो स्पीड जो है हो गया s, अभी टाइम फाइंड करेंगे तो टाइम कितना हो जाएगा, स्पीड टाइम डिस्टेंस। इसका एक फॉर्मूला है कि डिस्टेंस जो है ये होता है स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना है अपना 480 है, स्पीड कितना है s है, तो टाइम कितना हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, यानी कि 480 डिवाइडेड बाय s। तो टाइम जो है ये हो जाएगा दैट इम्प्लाइज 480 डिवाइडेड बाय s। ठीक है, इतना टाइम हुआ। अभी क्या बोला है स्पीड अगर लेस हो जाता है 8 किलोमीटर तो न्यू स्पीड कितना हो जाएगा। अभी यहाँ से लिख रहेंगे कि न्यू स्पीड जो है ये हो जाएगा कितना 8 किलोमीटर लेस। पुराना स्पीड कितना था s था, अभी ये घट गया 8 किलोमीटर, यानी कि ये हो जाएगा s-8। ठीक है, तो अभी न्यू टाइम कितना होगा लगेगा, डिस्टेंस तो सेम है, तो टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितना है 480 है, स्पीड कितना है s-8, तो न्यू जो टाइम लगेगा वो लगेगा 480 डिवाइडेड बाय s-8। अभी क्या गिवन है, और एक चीज़ गिवन है कि इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, यानी कि पहले टाइम लग रहा था इतना, अभी कितना लग रहा है 3 आवर्स मोर। तो 480 डिवाइडेड बाई s प्लस 3 आवर्स इज इक्वल टू 480 बाई s-8। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि गिवन 480 डिवाइडेड बाई s प्लस 3 इज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाई s-8। ठीक है, अब इनको एक तरफ लेके आओ, कांस्टेंट को एक तरफ लेके आओ, तो यहाँ से आ जाएगा दैट इम्प्लाइज 480 कॉमन ले लो, यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय s-8। मैं ये टर्म को राइट साइड में लेके आया, ठीक है, और इसको उधर ही रहने दिया।
तो ये आ जाएगा -1/s = 3। अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा, ये 3 है ये कट जाएगा तो आएगा 160। तो यहाँ पे 160 आ गया, यहाँ पे नीचे आ गया s × s-8, ये ऊपर आ जाएगा s - s + 8 = 1। तो यहाँ पे s कट गया, तो यहाँ से आ जाएगा, इसको राइट साइड में लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो ऐसे, और इन दोनों को लेफ्ट साइड में रखो। तो ये आ जाएगा 160 × 8 कितना हो जाएगा 1280, ये राइट साइड में जाएगा तो हो जाएगा s² - 8s। तो ये फाइनल जो इक्वेशन है ये बन जाएगा, दैट इम्प्लाइज s² - 8x - 1280 = 0। ठीक है, तो ये जो है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, s² - 8s - 1280 = 0। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ से हम लोग s का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव बोथ आता है तो फिर हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ द ट्रेन पूछा है और स्पीड जो होता है वो पॉजिटिव में होता है, तो इसका मतलब हमें यहाँ से s का वैल्यू मिल जाएगा। तो अभी तो बस हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मुलेट करना था, जो कि हमने कर दिया। तो ये जो पार्ट है ना, यही पार्ट जो होता है यही टफ होता है, क्योंकि उसके बाद कैसे सॉल्व करना है उसके लिए आपके पास फार्मूला होगा, फार्मूला पुट करना है और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूलेट कैसे करना है यही टफ होता है। हमने यहाँ पे स्पीड मान लिया, उसके करस्पॉन्डिंग टाइम हम देख लिया। अब यहाँ पे न्यू स्पीड देखा, उसके करस्पॉन्डिंग टाइम देखा। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो देखा कि ये जो है न्यू टाइम वो पुराने टाइम से 3 घंटे ज़्यादा है, 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो इसीलिए ये +3 = ये इक्वेशन यही लिखा, फिर उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करा तो हमें फाइनल मिल गया। ओके, तो अभी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। थैंक यू।